दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग जानना चाहते हैं जब भी कोई आईपीओ आता है तब वो आईपीओ मुझे भरना चाहिए कि नहीं। अब भरना चाहिए कि नहीं ये शॉर्ट टर्म बेस पे नहीं, पर हम लोग जब लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ले रहे हैं और लेंगे, तो ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज आएगी जब कंपनी आईपीओ लेके आएगी। हमें कुछ समय पता रहना चाहिए कि क्या ये जो मैं कंपनी ले रहा हूं इसके साथ में आने वाले दशक में साथ रहूंगा और ये कंपनी बहुत ग्रो करेगी। उसके क्या क्या पैरामीटर होते हैं उन चीजों पे दोस्तों आज बात करें। तो ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव ना होते हुए दोस्तों लर्निंग के लिए एक लाइव एग्जांपल के साथ हो सकता है। लाइव एग्जांपल है एचडीबी फाइनेंशियल्स का जो अभी आईपीओ आया है वो। दोस्तों तरीका यही होगा, जो भी आईपीओ आए इस तरीके से जाके स्टेप टू स्टेप अगर मैं आईपीओ को रिव्यू करूंगा तो मुझे कठिनाइयां दोस्तों नहीं होगी। तो रेडी हो आप लोग? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी दोस्तों मिस ना हो जाए। तो लेट अस बिगिन अवर लर्निंग। तो जब भी दोस्तों कोई भी आईपीओ आता है मैं उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन दोस्तों किधर से लूंगा? यह है बीएसई इंडिया की वेबसाइट, आप जानते ही हो दोस्तों। जब भी कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आएगी वो पहले सेबी पे ड्राफ्ट रखते हैं, फिर एक्सचेंज पे आते हैं और एक्सचेंज पे उनकी इंफॉर्मेशन आती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के रूप में, जो डेटा आप एडवांस में देख सकते हो, जिनकी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक इशू में मिलेगी। ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी आरएचपी ऑलरेडी रखी हुई है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद उन कंपनियों के आईपीओ भी आएंगे, आप एडवांस में इधर से देख सकते हो। राइट, अब जबकि तारीख तय हो गई है कि भाई इस तारीख को आईपीओ आएगा, तो अब डायरेक्टली कॉर्पोरेट्स में जाके उस कंपनी की डिटेल ले सकते हो। मैं आपको स्टेप टू स्टेप बता रहा हूं दोस्तों। मैं गया कॉर्पोरेट में, फिर मैंने डाउन स्क्रॉल किया तो मेरे सामने है ऑफर्स। ये इतनी सारी कंपनी के दोस्तों आईपीओ आए हुए हैं। हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का आईपीओ। तो कुछ चीजें मेरे सामने क्लियर है कि 700 टू 740 की एक प्राइस बैंड है। 25 तारीख से ये आईपीओ शुरू हो रहा है, 27 तारीख को क्लोज हो जाएगा। तो 25, 26, 27 ये 3 दिन है मेरे लिए आईपीओ भरने के। राइट, और ये इनिशियल पब्लिक ऑफर है। राइट, अब इतनी डिटेल से कंपनी का पता नहीं चलेगा, ये तो सिर्फ ऑफर है। पर मैं क्या ले रहा हूं इन ऑफर में वो जानने के लिए मैं जाता हूं अंदर। मैंने क्लिक किया एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, तो जब कंपनी लिस्ट होगी कंपनी का ये सिंबल रहेगा HDBFS। राइट, नंबर ऑफ शेयर्स यानी इशू साइज हो गई। आपको नंबर ऑफ शेयर से अंदाजे से पता चल जाता है कि भाई कितने का आईपीओ है। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 20 का लॉट है, यानी 740 रुपए का हुआ एक शेयर। आप 20 शेयर मिनिमम आपको लेने होंगे, आईपीओ के लिए अप्लाई करना होगा। यानी 14-15 हजार का नॉर्मली कोई भी आईपीओ में निवेश हमारा होता है। तो इधर भी आपने 20 के लॉट के लिए अप्लाई कर दिया। राइट, मैं और डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं दोस्तों, मुझे यहां से मिला प्रोस्पेक्टस एंड जीआईडी। तो क्लिक हियर करें। आप जब यहां से क्लिक करोगे तो सीधा प्रोस्पेक्टस इसका आ जाएगा। मैं डायरेक्टली अब प्रोस्पेक्टस इनका ओपन करता हूं। सो हियर इज द प्रोस्पेक्टस ऑफ एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस। मुझे जो चीजें चाहिए हर चीज इस ड्राफ्ट से मिलेगी। बोले तो बहुत बड़ा ड्राफ्ट है, 758 पेज का, यार कब पढ़ेंगे? तो मैं इसमें से मेन मेन चीजें बता देता हूं कि मुझे क्या क्या देखना है। राइट, तो मैं इसको डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं। ये सारी चीज देखेंगे हम बाद में, इन सब का अभी मेरे को इतना काम नहीं है। राइट, और मैं चला गया टेबल ऑफ कंटेंट पे। मुझे क्या क्या देखना है? सबसे पहले मैं देखूंगा समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट, ताकि उसमें पूरे आईपीओ की समरी आ जाए। राइट, तो ये मैंने क्लिक किया समरी ऑफ द आईपीओ डॉक्यूमेंट, जहां मुझे पता चलता है कंपनी के बारे में। सबसे पहला प्राइमरी बिजनेस ऑफ कंपनी। तो मैं देख सकता हूं कि भाई इन्होंने कहा है हम 7वें नंबर की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो ये 7th लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं है, वो ध्यान रखेंगे। अब इनकी ग्रोस लोन बुक 902 बिलियन यानी करीबन 1 लाख करोड़, 90,000 करोड़ का इनका लोन बुक है। जितनी ज्यादा लोन बुक बढ़ेगी उतना इनकी इनकम बढ़ेगी। राइट, तो कुछ मेरे को यहां से इंफॉर्मेशन मिली। अब मैं जानना चाहता हूं कि चलो ये ग्रोस लोन बुक मतलब ये क्या क्या चीजें फाइनेंस करते हैं। तो यहाँ पे उनकी डिटेल भी इन्होंने दी हुई है कि भी 39% जो बिजनेस आता है वो एंटरप्राइज लैंडिंग से आता है, जिसमें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बिजनेस लोन, सैलरीड पर्सन लोन, ये सब आ गया। 38% इनको जो बिजनेस आता है वो है असेट फाइनेंस, जिसमें कॉमर्शियल व्हीकल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, ट्रैक्टर लोन हुई। 23% टर्नओवर आता है कंज्यूमर फाइनेंस से, जिसमें ऑटो लोन, रिलेशनशिप पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह वगैरह। तो टोटल ऐसे इनका बिजनेस है। मुझे पता चलता है कि भाई ये दो इनकी मेन कैटेगरी है, एंटरप्राइज लैंडिंग एंड असेट फाइनेंस। दोस्तों जो इंडस्ट्री में ये लोग काम करते हैं वो इंडस्ट्री हुई नॉन बैंकिंग की। दोस्तों ये इंडस्ट्री 2000 में 2 लाख करोड़ की थी। अभी ये इंडस्ट्री 2 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुकी है।
तो हमने 25 गुना ग्रोथ देखा है। तो बिल्कुल सीधी बात है कि भाई इस इंडस्ट्री को टेल विंड थी, यानी इस इंडस्ट्री में कई कंपनियां होगी जिन्होंने इसका फायदा उठा के बहुत बड़ी हो गई होगी आज की तारीख, राइट। और मूविंग फर्दर भी उम्मीद है कि 15-17% से धंधा बढ़ेगा। तो ये सबसे बढ़िया टेल विंड है। आप जो इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हो, वो इंडस्ट्री का ग्रोथ जीडीपी से दुगना होना चाहिए करीबन। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं, अगर 10% से मेरा नॉमिनल जीडीपी बढ़ता है, ये 15-17% से बढ़े, तो मैं आउट परफॉर्म करूंगा इंडिया को, राइट। इनके प्रमोटर जो है वो एचडीएफसी बैंक है, जो इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांड है बैंकिंग में। ट्रस्ट में कोई चिंता नहीं, बिल्कुल क्लियर हिस्ट्री इन लोगों की, राइट। तो इतनी कुछ चीजें क्लियर हुई। अब मैं डाउन स्क्रॉल करके ऑफर पे देख रहा हूं कि क्या ऑफर है। यहां पे दोस्तों दो प्रकार की ऑफर है। एक है फ्रेश इशू। दोस्तों 2,500 करोड़ का ये फ्रेश इशू होगा, जहां पे कंपनी नए शेयर इशू करेगी और वो फंड कंपनी के पास आएगा, जो कंपनी को एक्सपांशन में काम लगेगा। तो 2,500 करोड़ फ्रेश और 10,000 करोड़ ऑफर फॉर सेल, यानी जो प्रमोटर है एचडीएफसी बैंक, वो अपने शेयर ऑफर कर रही है। तो 10,000 करोड़ एचडीएफसी बैंक के पास जाने हैं, 2,500 करोड़ कंपनी के पास जाने हैं। कुल मिला के 12,500 करोड़ का ये एक आईपीओ हुआ। उस 12,500 करोड़ में से 1,200 करोड़ जितना शेयर होल्डर का रिजर्वेशन दी है, यानी अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपको लगने की प्रोबेबिलिटी दोस्तों बढ़ जाती है, राइट। इतनी चीजें क्लियर है दोस्तों। अब मैं और आगे जा रहा हूं, मुझे पता चला अभी कंपनी में 94% हिस्सा एचडीएफसी बैंक का खुद का है, बाकी 6% इधर उधर कहीं ना कहीं होगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं, जो आपको हर एक कंपनी का देखना चाहिए। देखो इंडस्ट्री पता चली आपको, राइट। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें इनकम स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंट डेटा आ गए, बैलेंस शीट के इंपॉर्टेंट डेटा आ गए, राइट। तो वो आपको काम लग सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। जब मैं एचडीबी फाइनेंशियल को देख रहा हूं, मेरे को पता चला इक्विटी शेयर कैपिटल 796 करोड़ की है। तो करीबन 800 करोड़ रुपया खुद एचडीएफसी बैंक का लगा हुआ है। यहाँ पे 800 करोड़ का इनका कैपिटल है। कंपनी प्रॉफिटेबल होगी और बरसों से चल रही है, तो टोटल इक्विटी जो 800 करोड़ की थी वो 16,000 करोड़ की हो गई। तो ये एक अच्छी बात है। अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो रिटेन्ड अर्निंग ऐड होती रहती है और आपकी टोटल इक्विटी बढ़ती है। पर अगर आपकी लॉस मेकिंग कंपनी है, ये 800 करोड़ का जो कैपिटल होता है ये भी धीमे धीमे कम होता रहता है, राइट। सो दिस इज गुड कंपनी, जिधर आपकी टोटल इक्विटी बढ़ती जा रही है। धंधा टोटल इनकम जो ये दोस्तों 2023 में 12,000 करोड़ की करते थे, 24 में 14,000 करोड़, पिछले साल 16,000 करोड़। सो वी कैन सी ईयर ऑन ईयर दे आर एबल टू ग्रो देयर इनकम। धंधा बढ़ता जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 16,000 करोड़ इस इंडस्ट्री में, जो ऑलरेडी हमने देखा 2 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ हो गई, उस 50 लाख करोड़ की अगर ये इंडस्ट्री है तो करीबन 5 लाख करोड़ का रेवेन्यू बढ़ता होगा। तो इसमें कुछ खिलाड़ी है जो बहुत बड़े हैं, इनके हिस्से में खाली 16,000 करोड़ आ रहे हैं। तो ये बड़े खिलाड़ी नहीं है, वो इधर से पता चलता है। प्रॉफिट दोस्तों ये लोग कंसिस्टेंट कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है कि चलो 2,000 करोड़ का प्रॉफिट। और मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करूंगा कि अगर मैं ये शेयर लेता हूं कल कंपनी लॉसेस करे। नो फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी हमको मिलेगी। कंपनी का ईपीएस 28 रुपए का है, 27.40। अब गिन लो, मैं 740 रुपीज दे रहा हूं, मुझे मिलता है 2740। तो जो आपको मिल रहा है हर साल की अर्निंग, वो प्राइस के हिसाब से आपने प्राइस कितना गुना ज्यादा दे रहे हो। तो 740 डिवाइड बाय 27.40, 27 का पी हुआ। यानी मैं 27 की प्राइस टू अर्निंग दे रहा हूं। 2740 की अर्निंग हुई, 740 का दाम हुआ, तो मेरी पी 27 की हुई। मैं नहीं कह सकता हूं बहुत महंगा है, मैं नहीं कह सकता हूं बहुत सस्ता है, राइट। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 15% की है, तो ये भी एक अच्छी बात है। एनएवी जो बुक वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है, इनका बुक वैल्यू 200 रुपए का है। तो मैं जब 740 रुपया पे करता हूं, मुझे दो चीज मिलती। एक, आज की वैल्यू 200 रुपए की है, तो मैं 3 गुना ज्यादा प्राइस दे रहा हूं। पर क्यों? क्योंकि ये बुक वैल्यू बढ़ती जाएगी, ग्रोथ है। तो समय आएगा जब आपने 740 दिया हुआ है, बुक वैल्यू भी 740 हो जाएगी, राइट। तो ये गलत नहीं है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा बहुत महंगे दाम पे हम ले रहे हैं। अर्निंग जो है वो आपको हर साल मिलेगी। तो 740 में मुझे 200 की बुक वैल्यू मिली और अर्निंग 27 रुपए की मिली, जो हो सकता है मैं ग्रो करता जाऊं, राइट। तो दिल पूरी नहीं कहेंगे हम। टोटल बोरोइंग कंपनी की 88,000 करोड़ की है। तो ये तो एनबीएफसी कंपनी है, बोरोइंग इनका होगा, उसी से ये लोग फाइनेंसिंग करेंगे। फाइनेंसिंग भी हमने देखा ना कि 90,000 करोड़ की करीब फाइनेंसिंग है, राइट। सो डेटा में मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। खाली नजर आया तो 16,000 करोड़ की ये फिगर, जो बहुत बड़ी नहीं है इतनी बड़ी एचडीएफसी ब्रांड होने के बावजूद, राइट फ्रेंड्स। मैं वापस आ गया होम पे।
और अब मैं वापस टेबल ऑफ कंटेंट देखूंगा, मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, चलो यहाँ से बहुत अच्छी चीजें मुझे मिली, राइट। मैं चाहता हूं दोस्तों, देखो ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर तो क्लियर होगी, अभी 2500 करोड़ कोई बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, 10,000 करोड़ तो बैंक पे जा रहा है, तो मैं ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर नहीं देख रहा हूँ, नहीं तो जनरल ये देखना चाहिए, राइट। बेसिस ऑफ द ऑफर प्राइस, किस बेस पे इन्होंने 740 का दाम रखा है, हालांकि बहुत लोगों को तो 1400-1500 का दाम लगता था, तो वो तो बहुत ज्यादा है, पर चलो ये दाम भी किस बेस पे, तो दो प्रकार का एनालिसिस होता है, एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम कंपनी की क्वालिटी पे बात करते हैं कि भी इन क्वालिटी के बेस पे 740, और क्वांटिटेटिव में हम फिगर पे बात करते हैं। तो क्वालिटेटिव में जब आते हैं हम, वी कैन सी, इनका कहना है हाईली ग्रेन्युअल रिटेल लोन बुक, राइट, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, एक बढ़िया एचडीएफसी बैंक का नाम है, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी, बराबर है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं आ जाता हूँ क्वांटिटेटिव फैक्टर में। क्वांटिटेटिव फैक्टर में एक हमने देखा ईपीएस, इस पे ऑलरेडी हमने बात कर ली, भाई अर्निंग कंसिस्टेंट है, बराबर 30 रुपया मेरे को मिलता है जब 740 देता हूँ। पी पे इन्होंने डिटेल नहीं दी है, लेकिन आपको तो पता चल गया 27 का पी है, राइट। जब मैं इंडस्ट्री पीयर देख रहा हूं, तो इंडस्ट्री के अगर अलग अलग कंपनियां देखे तो 23 का एवरेज, इन्होंने 27 के पीए पे दिया, तो एवरेज से थोड़ा महंगा दिया है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एचडीएफसी का एक ब्रांड भी लगता है इनके साथ, राइट। प्राइस टू बुक वैल्यू भी हमने देख लिया, एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू इन्होंने दी हुई है, रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी भी एवरेज 17 है, इनकी 15 है, थोड़ी कम है रिटर्न ऑन इक्विटी। एनएवी यानी जो बुक वैल्यू हम देख रहे हैं वो इनकी 200 रुपए की है, वो भी हमने देख ली, राइट। अब जब मैं इन डेटा को पीयर ग्रुप से कंपेयर करता हूं दोस्तों, लिस्टेड पीयर कौन हुए, ये है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस, राइट। उनके लिस्टेड पीयर हुए बजाज फाइनेंस, जो भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है, रिटेल फाइनेंस की किंग है, राइट। तो इधर बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि रेवेन्यू 70,000 करोड़ इनके पास जा रहा है, तो ये एचडीबी फाइनेंशियल से 4 गुना बड़ी कंपनी, राइट। जो भी लिस्ट में मुझे नजर आ रही है सबसे बड़ी हुई, सुंदरम फाइनेंस 8,500 करोड़, एल&टी फाइनेंस 15,000, महिंद्रा एंड महिंद्रा 18,000, चोलामंडलम 25,000, श्रीराम फाइनेंस 40,000, तो सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी हुई बजाज फाइनेंस। तो ये ध्यान रखे, जब मैं एनबीएफसी में जा रहा हूं, बजाज फाइनेंस इज द मोस्ट लीडिंग कंपनी। उसके सामने जब मैं पीयर ग्रुप में एचडीबी देख रहा हूं, तो बहुत ज्यादा बड़ा शेयर इन लोगों का नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी मैं देखूं तो 20%, 19% आरओई बजाज फाइनेंस का है, जबकि दूसरी सब कंपनियों का इतना बड़ा नहीं है, एचडीबी का तो खाली 15 है, राइट। तो मार्केट लीडर भी बजाज है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनकी अच्छी है, मेरा ध्यान इधर रहना चाहिए। दोस्तों अब मैं कुछ और केपीआई पे जा रहा हूं कि परफॉर्मिंग इंडिकेटर की क्यों मेरे को पैसा इनको देना चाहिए। तो इन्होंने अलग अलग केपीआई के 23, 24, 25 के डेटा दिए, जाने दो, हम डायरेक्टली पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करके देखते हैं इन केपीआई को, राइट। चलो यहाँ पे इन्होंने दिया है बहुत बढ़िया डेटा दोस्तों, ये बड़े काम की चीज है कि भी एक तरफ है बजाज, एक तरफ है एचडीबी फाइनेंशियल। एचडीबी के टोटल कस्टमर है 1.9 करोड़, बजाज फाइनेंस के कस्टमर है 10 करोड़, 5 गुना ज्यादा, राइट। तो क्लाइंट बेस में ये बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एचडीबी की ग्रॉस लोन 1 लाख करोड़ की, जबकि बजाज फाइनेंस की ग्रॉस लोन ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ प्लस है। नेट इंटरेस्ट इनकम में देख रहा हूं, इन लोगों की 7,500 करोड़ है, जब बजाज से कंपेयर करता हूं 33,000 करोड़, ह्यूज डिफरेंस। जब मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखता हूं, ये लोगों का 2,000 करोड़ है, बजाज फाइनेंस का 17,000 करोड़ है, यानी जितना एचडीबी धंधा करती है उतना बजाज फाइनेंस प्रॉफिट करता है। दोस्तों एवरेज यील्ड बजाज की 18.8 है, जो लोन देते हैं उसके ऊपर, और इन लोगों की 14 है, तो यहाँ पे भी बजाज ज्यादा स्मार्ट है। जब मैं एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे जाता हूँ कि इनको फंड कितने में मिलता है, तो एचडीबी को 7.9 में मिल रहा है, बजाज को 7.5 में मिल रहा है, तो ये भी बजाज की तरफ ही पल्लू भारी है। एनआईएम बजाज के हाईली अट्रैक्टिव है, कॉस्ट टू इनकम बजाज का फेवरेबल है। एनपीए पे मैं आ गया तो इनकी भी एनपीए अच्छी है, एचडीबी की एनपीए 2.3 है, जबकि बजाज फाइनेंस की एनपीए खाली 1.118 है। तो बिल्कुल अट्रैक्टिव हुआ यहाँ पे बजाज फाइनेंस ऑन ऑल मेजोरिटी ऑफ द कंडीशंस, धंधा बड़ा, प्रॉफिट बड़ा, बाकी केपीआईज में भी यही लोग आगे निकलते जा रहे हैं। तो देखो यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि भी मेरे सामने आईपीओ भी है, मेरे सामने ये कंपनी भी है, फिर मैं क्यों यहाँ पे जाऊं जब ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनी वो अच्छी ही है, राइट। तो एचडीबी बुरी नहीं है, पर उससे अच्छा कोई और है तो मैं वहीं पे इन्वेस्ट करूंगा। अब यही कंपैरिजन बाकी सबसे भी दिया हुआ है, अभी सुंदरम फाइनेंस के साथ दिया हुआ है। देखो अभी ये सब कंपैरिजन अभी देखने का बहुत जरूर नहीं है, क्योंकि आपने लीडिंग कंपनी का देख लिया, लीडिंग कंपनी खुद सबसे अच्छी है, तो क्यों फिर ये सब टाइम पास करने का, राइट। सो यू कैन चेक ऑल द कंपनीज पीयर ग्रुप, राइट। फिर मैं वापस आ गया होम पेज पे, और अब मेरे को इंडस्ट्री की डिटेल चाहिए, क्योंकि भाई देखो एचडीबी बढ़ेगी या बजाज फाइनेंस बढ़ेगी या श्रीराम बढ़ेगी, तभी बढ़ेंगे जब इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो इंडस्ट्री ओवरव्यू लेना दोस्तों सबसे जरूरी है। तो मैं यहाँ पे आ गया इंडस्ट्री ओवरव्यू में, जो डिटेल मेरे सामने है, इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो इंडिया का दिया हुआ है। सीडीपी कोई डाउट नहीं है, इंडिया का जबरदस्त बढ़ता जा रहा है। ग्रोथ इंडिया का देखो तो जितनी भी मेजर इकोनॉमी उनमें सबसे बढ़िया ग्रोथ इंडिया का है, और आने वाले समय का एस्टिमेट भी इंडिया का ही ज्यादा है।
अब कोई भी बिजनेस के लिए चाहिए पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन तो इंडिया जितनी कहीं है ही नहीं, 152 करोड़ 2031 में उम्मीद है, और 38.5 मिलियन हाउस होल्ड होंगे, तो ह्यूज पॉपुलेशन। पर ये पॉपुलेशन कैसी है? तो दोस्तों डेमोग्राफी जो है वो फेवरेबल है। यू कैन सी आज भी 65% लोग 15 टू 59 की एज में आते हैं। तो यही मार्केट है दोस्तों एनबीएफसी कंपनीज। अगर मैं वर्ल्ड में बाकी इकोनॉमी से कंपेयर करूं तो इंडिया में आप 15 टू 30 या 31 टू 59 की एज देखोगे तो दोनों मिला के सबसे ज्यादा एज प्रोडक्टिव लोगों की इंडिया में आपको नजर आएगी। अर्बनाइजेशन इंडिया में खाली 37 तक अभी पहुंचा है, अभी भी भारत रहता है गांव में। ये धीमे धीमे बढ़ेगा, जितना अर्बनाइज होगा उतना दोस्तों क्रेडिट ग्रोथ और बढ़ेगा। अब देख सकते हो अर्बन पॉपुलेशन एज परसेंटेज इंडिया 37.4, बाकी सब कंट्री हमसे बहुत आगे है, मतलब वर्ल्ड पूरा अर्बनाइज हो गया है। वर्ल्ड की एवरेज 58 है, हमको वर्ल्ड की एवरेज से भी काफी कम है। तो आप नेक्स्ट 10-15 ईयर में देखोगे कि हम अपग्रेड होके 50 तक पहुंच जाएंगे। सिमिलरली जीडीपी पर कैपिटा भी दोस्तों हमारा बढ़ता जा रहा है ईयर ऑन ईयर। अब ओवरऑल पॉपुलेशन में किसकी इनकम बढ़ रही है? तो बहुत काम का डेटा आपके सामने है। जैसे भारत में जो भी लोग 2 लाख से कम इनकम के रहते हैं, ऐसे लोगों की संख्या 1% से डिक्रीज हो रही है। यानी 2 लाख से कम कमाने वाले लोगों की संख्या कम, तो फिर किसकी बढ़ रही है? दोस्तों 9% कगार से आप देख सकते हो 2 से 10 लाख कमाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है विद 9% कगार। यू कैन सी 2012 में 4 करोड़ हाउस होल्ड हुआ करते थे 2 से 10 लाख की इनकम में, अभी 10 करोड़ हो गए हैं और ये बढ़ के 18.1 करोड़ हाउस होल्ड यहाँ पे होंगे। दोस्तों सबसे बढ़िया ग्रोथ हमें मिलने वाला है 10 लाख प्लस कमाने वाले लोगों की संख्या में 16% कगार से। 2031 तक उम्मीद है इंडियन हाउस होल्ड बढ़ेंगे, यानी सबसे ज्यादा बढ़ने वाली जनसंख्या 10 लाख प्लस के इनकम वालों की इंडिया में होने वाली है। तो ये है वो क्लास जो दोस्तों क्रेडिट ग्रोथ को और बूस्ट करेगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ये आपके सामने है कि खाली 12% पॉपुलेशन भारत में ऐसी है जो फॉर्मल जगह से लोन ले रही है, बोरो कर रही है। 45% पॉपुलेशन वैसे बोरो करती है, पॉपुलेशन डेट बोरोड एनी मनी। पर ये 45% में से खाली 12% लोग है जो कोई ऑर्गेनाइज वे में बोरो कर रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज जगह से दोस्तों बोरो करते हैं, जो बहुत महंगी भी पड़ती है। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा दोस्तों आप देखोगे कि यही जो गैप है ये सुधरेगी, क्रेडिट बढ़ेगा। पर क्रेडिट बढ़ाने में ये गैप भी फील होगी, वो भी फायदा कराएगी आपकी इन सब कंपनीज को। ये आप देख सकते हो दोस्तों बैंक क्रेडिट टू प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर, राइट। बैंक की जो क्रेडिट अलग अलग सेक्टर को मिलती है, अगर मैं नॉन फाइनेंशियल सेक्टर गिनूं, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल वो है जो एक्चुअल लोन ले रहे हैं, राइट। तो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर को जो क्रेडिट है वो इंडिया में जीडीपी के मुकाबले 56% है। अब आप दूसरी जो डेवलप इकोनॉमी देख सकते हो, जैसे जापान 123, यूके, जर्मनी, ये सब 75 पे है, चाइना 195% है। तो इंडिया में तो बहुत कम है, खाली 56%। तो ये गैप फील होनी है दोस्तों। क्रेडिट ग्रोथ इन्हीं सब चीजों से जबरदस्त बढ़ेगा, यानी मेरे पोर्टफोलियो में कंपनियां होनी चाहिए जिनको क्रेडिट ग्रोथ का दोस्तों फायदा हो। दोस्तों यह है सिस्टमेटिक क्रेडिट ग्रोथ भारत का जो 2019 में अब देख सकते हो 138 लाख करोड़ का था। रिटेल क्रेडिट उसमें 35 लाख करोड़ की थी दोस्तों, अभी ये फिगर 200 लाख करोड़ पहुंच गई है। यानी आज के समय में भारत में 200 लाख करोड़ की क्रेडिट्स है, 9% कगार से बढ़ी है। पर अगले कुछ सालों में हम 15% ग्रोथ की उम्मीद रखेंगे। तो ये बात बिल्कुल हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ 13-15% से बढ़ेगा, जिसका जबरदस्त फायदा आपकी कंपनियों को होगा। पर कंपनी भी ऐसी लेनी पड़ेगी जो इस ग्रोथ का फायदा उठा पाए, मार्केट शेयर रखे। इसमें से अगर मैं एनबीएफसी देखूं दोस्तों, तो एनबीएफसी की क्रेडिट 2019 में जीडीपी के मुकाबले खाली 16% थी, अभी 25-26% है। ये भी बढ़ के दोस्तों 50% हो जाएगी, जीडीपी भी बढ़ेगा। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ से ग्रोथ, राइट। अभी के समय में दोस्तों एनबीएफसी के पास जो क्रेडिट है टोटल सिस्टम में 22% है, 73% क्रेडिट बैंक्स के पास है। तो क्रेडिट ग्रोथ का फायदा बैंक को तो होगा ही होगा, सबसे बड़ा होगा, उसके साथ एनबीएफसी को भी होगा। एनबीएफसी आज 22% में है और ये शेयर दोस्तों आप देख रहे हो बढ़ता जा रहा है। सो मेरी लर्निंग के हिसाब से दोस्तों मैं क्रेडिट ग्रोथ का फायदा उठाना चाहता हूं। मेरे पास प्राइवेट बैंक भी पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी होनी चाहिए और ऐसी एनबीएफसी भी होनी चाहिए। इसमें रिटेल सेगमेंट का क्रेडिट का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। 2019 में 26% टोटल क्रेडिट का रिटेल हुआ करता था, जो अभी 36% हो चुका है। तो रिटेल का क्रेडिट ग्रोथ 14 से 16% कगार से बढ़ने की उम्मीद है। अभी 70 लाख करोड़ है, उम्मीद है कि ये 122 टू 128 लाख करोड़ 2028 में हो जाएगा। तो आपके पास अगर बजाज फिनांस है, एचडीबी है, चोला है, उन सबको इसका फायदा होने वाला है।
ऐसा नहीं कि उनके धंधे बढ़ेंगे, पर धंधे क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि क्रेडिट बढ़ेगा। तो अपने पास भी पोर्टफोलियो में खिलाड़ी कंपनी होनी चाहिए, राइट? इन रिटेल क्रेडिट में दोस्तों एनबीएफसी के हिस्से में जो आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों? आज की तारीख में 48 लाख करोड़ एनबीएफसी के हिस्से में है। ये 75 लाख करोड़ का मार्केट 2028 में होगा। तो अभी आपके पास कोई कंपनी है, मान लो जिसका मार्केट शेयर 5% है, राइट? तो 50 लाख करोड़ में उनके पास 2.5 लाख करोड़ का मार्केट जा रहा है। दोस्तों यही मार्केट बढ़ के 75 लाख करोड़ आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी का एयूएम बढ़ना है। लोगों को लगता है वो बड़ी कंपनी बहुत हो गई, अब वो नहीं बढ़ेगी, अब छोटी छोटी बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता है। मार्केट बढ़ने के कारण सबको फायदा होता है। अगर ये मार्केट ना बढ़े, अगर ये एक्सपांड नहीं हो रहा है, तो ना बड़ी को फायदा है ना छोटी को फायदा है, किसी के धंधे नहीं बढ़ेंगे। अब इस पूरी एनबीएफसी में किसका सेगमेंट कितना है? अब देख सकते हो हाउसिंग के हिस्से में 23% आता है। 23% मार्केट हाउसिंग का, 26% इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, 11% ऑटो लोन। तो कुछ इस प्रकार से पूरा बाजार बना हुआ है। इसमें ग्रोथ कितना उम्मीद करेंगे दोस्तों? एमएसएमई जहां पे 42 लाख करोड़ ऑलरेडी एयूएम है, उसमें 27% हिस्सा एनबीएफसी का है और 18% से ये बढ़ा है। ओवरऑल एनबीएफसी के हिस्से में 19% ग्रोथ मिला है दोस्तों। तो तगड़ा ग्रोथ एमएसएमई लोन को मिला है। यहां पे मैं स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखूं दोस्तों, तो एमएसएमई, गोल्ड लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इन सब का ग्रोथ बहुत अच्छा है। हालांकि फोलियो सबसे बड़ा एमएसएमई और हाउसिंग का है, राइट? तो चलो ग्रोथ हमें इन सब जगह से मिलेगा, लेकिन एसेट कैसी है? तो यहाँ पे एनपीए के डेटा आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा एनपीए किधर थी और किधर है। तो ये पूरी प्रोडक्ट रेंज में हाईएस्ट एनपीए ऑटो लोन की होती है, उसके बाद आती है एमएसएमई, और सबसे कम एनपीए दोस्तों आप देख सकते हो हाउसिंग लोन में होती है। तो बोले उधर ग्रोथ कम है, लेकिन एनपीए सबसे कम हाउसिंग में आता है। अब चलो फटाफट पूरी पीयर बेंचमार्किंग कर लेते हैं कि भाई जितनी भी पीयर्स है बाजार में सबका हाल क्या है। सबसे पहले आया आपके सामने दोस्तों एयूएम। तो 2025 का अगर मैं एयूएम देखूं दोस्तों, सबसे बड़ा एयूएम बजाज फाइनेंस का है 3 लाख करोड़ का। उसके बाद आती है दूसरी कंपनी श्रीराम फाइनेंस जैसी और कई अलग अलग, इसमें एचडीबी के हिस्से तो छोटा मार्केट है। पिछले 5 सालों में बजाज फाइनेंस 28% से बढ़ा है, जबकि एचडीबी 20% से बढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि भी बजाज लीडर है उसका ग्रोथ भी नहीं है, ग्रोथ भी आप दूसरों के मुकाबले भी देखोगे तो बजाज का सबसे स्ट्रॉन्ग है, राइट? तो मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है बजाज फाइनेंस का 6.38%। तो अब मैं देखो कि ये जो एनबीएफसी का जो एयूएम का ग्रोथ होगा, उसमें आज बजाज फाइनेंस का मार्केट सबसे ज्यादा है। बजाज फाइनेंस अपना मार्केट मेंटेन करता है, तगड़ा ग्रोथ उसको मिलना चाहिए, राइट? तो ग्रोथ भी बढ़िया बजाज का और एयूएम भी सबसे ज्यादा उसी का है। प्रॉफिटेबिलिटी में देखो दोस्तों, बजाज के नजदीक भी कोई नहीं है। दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर पे अगर मैं आ जाऊं, तो यील्ड ऑन ग्रॉस एडवांसेस बजाज सबसे तगड़ी यील्ड ले रहा है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे कम है बजाज का, एल&टी फाइनेंस का और सुंदरम फाइनेंस का। नेट इंटरेस्ट इनकम परसेंटेज बजाज फाइनेंस लीड करता है दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी बजाज की स्ट्रॉन्ग है 20%। दोस्तों लिवरेज रेशियो में देखो, बजाज फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, सीएआर स्ट्रॉन्ग है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सबसे फेवरेबल बजाज फाइनेंस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ग्रॉस एनपीए पे आ जाते हैं। तो 2025 का ग्रॉस एनपीए मेरे को पूरे लिस्ट में बताओ, सबसे वेल मैनेज 2025 का ग्रॉस एनपीए किसका है? 1.18। मतलब बजाज सिर्फ मार्केट शेयर में बड़ा नहीं है, सबसे बढ़िया एसेट देने में भी बजाज का ही नंबर है। 1.18% ही खाली ग्रॉस एनपीए है। तो मैं क्यों मेरी एनपीए बढ़ाने बाकी सब जगह पे जाऊं जब सबसे अच्छी यही कंपनी है, राइट फ्रेंड्स? तो ये सारे डेटा के हिसाब से यस, एचडीबी फाइनेंशियल अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है, अच्छी है। और सबसे अच्छी कौन हुई वो हमने अलग अलग एनालिसिस किए दोस्तों। आज इंपॉर्टेंट बहुत चीजें की। एक तो हमने इंडस्ट्री एनालिसिस किया ताकि मुझे ये भरोसा रहे लोगों को। नहीं तो मुझे याद है 10 साल पहले भी लोग बोलते थे नहीं नहीं बजाज फाइनेंस बहुत चल चुकी है, वो भी नहीं लेने की। ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जिन्होंने वो 10 साल पहले बजाज फाइनेंस बेच दी। क्या क्रेडिट ग्रोथ नहीं बढ़ने वाला था इंडिया में? दोस्तों इंडस्ट्री देखो, फिर कंपनी एनालाइज करो, फिर आपको आपकी फेवरेबल कंपनी लगती है लगाओ ना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए, कोई टेंशन नहीं, राइट फ्रेंड्स? तो जो लोग आईपीओ के लिए भरना चाहते हैं भर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस किधर है? बजाज, राइट? मैं डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि भाई यस, हम लोग पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं बजाज फाइनेंस सिंस लॉन्ग टाइम और आगे भी करेंगे, बट इट्स योर कॉल। डेटा के आधार पे आपको जो अच्छी कंपनी लगे यू कैन इन्वेस्ट देयर। वी आर नॉट टिप प्रोवाइडर। दोस्तों सेशन पसंद आया हो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद।